हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। माय नेम इज शुभाशीष और आप आज का एडिटोरियल और ओपिनियन एनालिसिस देख रहे हैं। आज हमारे पास तीन टॉपिक्स है। अनगाइडेड मिसाइल, ये जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है कि हमारी मिसाइल पाकिस्तान में गिरी, ठीक है, तो उसके चलते कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकती है, हमें देखने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, GS2, साइंस एंड टेक, मिसाइल के बारे में टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये सब इसमें देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक्सप्लेनर सेक्शन में था, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सिटीजन्स रिलक्टेंस टू पे टैक्स। मन नहीं करता टैक्स पे करने का, ठीक है, किसी का मन नहीं करता, तो ये रिलक्टेंस क्यों है, पैसे हो तो क्यों नहीं दे रहे। तो इसके लिए एक रिसर्च आई थी और उन्होंने ये रिलक्टेंस क्यों हो रही है इसको असेस किया है थोड़ा सा, ठीक है। तो यूएस के अंदर है पर हमारी कंट्री में भी एप्लीकेबल हो सकता है। पर ये तो सिटीजन्स रिलक्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम बेसिकली ब्रॉड बेस अगर हम सोचे कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना कम क्यों है, या केवल 6.5% लोग ही क्यों टैक्स भर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, यूएस में 45% है। तो आप सोचिए इसको कि ये तो एक फैक्टर है, रिलक्टेंस है, देना नहीं चाहते, कुछ लोग दे ही नहीं रहे हैं। तो हम क्या करें कि हमारा जो टैक्स बेस है वो बढ़े, ठीक है, टैक्स बेस बढ़े, टैक्स बुओयेंसी बढ़े, हमारा फोकस वहां पे होना चाहिए। ये हमें एक एस्पेक्ट बता रहा है पर हम इस एरिया पे फोकस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखेंगे। देन ये साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से है और बेसिकली बात कर रहा है, देखिए, जेनेटिक वेरिएंट्स कॉजिंग सिवियर कोविड-19। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है टाइटल। जेनेटिक वेरिएंट्स ऐसे बोल रहा है, बेसिकली आप समझिए कि किसी को कोई बीमारी होती है, मान लीजिए कॉमन फ्लू भी हो गया, एक व्यक्ति को ज्यादा बुरी तरह से इंपैक्ट करता है, एक को कम इंपैक्ट करता है, माइल्ड होता है। आजकल कोविड में ही देख लीजिए, एक ही घर के अंदर कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट किया कोविड-19, कुछ लोगों को कम इंपैक्ट किया, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ये एग्जैक्टली आप कोविड-19 के बारे में नहीं है, बट ये इट इज टेलिंग कि कुछ बीमारियां ज्यादा क्यों इंपैक्ट करती है, कुछ को कम क्यों करती है। तो ये बोल रहा है कि देखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर जेनेटिक बिल्डअप है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर के कुछ फैक्टर्स है, बीमारी तो सेम ही आ रही है, तो ह्यूमन बींग्स के जो जेनेटिक फैक्टर्स है उसको स्टडी करने की कोशिश है, ठीक है। तो उस स्टडी, उस इनिशिएटिव जो ये देख रहा है, जेनेटिक स्टडीज कर रहा है ऑफ पेशेंट्स बोथ विद माइल्ड एंड सिवियर इन्फेक्शन, उसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए और इसका क्या फायदा होगा, द बेनिफिट्स ऑफ दिस सच रिसर्च। वैसे ऐसे एक रिसर्च चल रही है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, ह्यूमन जीनोम राइट, रीड एंड राइट, तो ये चल रहा है, आप इसको देखिए कौन कर रहा है, आपके प्रीलिम्स में हेल्पफुल रहेगा। राइट देन, तो पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो फायरिंग रेंज है राजस्थान के अंदर, वहां से एक मिसाइल, ऑब्वियसली शायद प्रैक्टिस चल रही थी या क्या रीजन था, वी डोंट नो, एक मिसाइल एकदम गलत डायरेक्शन में चली गई, 124 किलोमीटर्स इनसाइड पाकिस्तान, ठीक है, तो इनसाइड इट्स टेरिटरी। थैंकफुली किसी को नुकसान नहीं किया, पर एक सिटी के बहुत पास गिरी और पाकिस्तान की अथॉरिटीज कह रही है कि इट इज गोइंग 3 times द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब सुपरसोनिक मिसाइल है और ये 40,000 की फीट तक गई थी। इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। डिस्क्रिप्शन तो एक ही मिसाइल के ऊपर इशारा कर रहा है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो रशिया और इंडिया का पार्टनरशिप से बनाई गई थी और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के तहत इंडिया को इसकी टेक्नोलॉजी मिली थी, ठीक है। अब एक बार ये ब्रह्मोस के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं इसको। हो सकता है कि ब्रह्मोस के अलावा और कोई भी मिसाइल भी हो, हमारे पास सुपरसोनिक अभी एक ही है जो बहुत लेजिटिमेटली मानी जाती है। सुपरसोनिक का मतलब है सुपर स्पीड ऑफ, मतलब सोनिक, साउंड की स्पीड से ज्यादा। और भी मिसाइल है, टेस्टिंग हो रही है, इनफैक्ट ब्रह्मोस को भी कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, मे बी इट कैन बी दैट मिसाइल जो अभी तक हमने पब्लिक नहीं करी है, सम टेस्टिंग इज गोइंग ऑन, बट एनीवेज वी आर थिंकिंग अबाउट ब्रह्मोस एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो ब्रह्मोस हो सकती है, और जो इमेजेस शेयर करी और जो हमारे रिपब्लिक डे पे जो ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई थी उसके भी सिमिलर है, जो क्रैश का उसका डेब्रिस होता है। चलिए, तो ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा, मॉस्कोवाइट, 2 रिवर्स के नाम पे ये मिसाइल का नाम रखा गया है।
अच्छा, अब ये मैंने बोला था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम 2016, तो इंडिया इसका मेंबर बना था, पर इंडिया को ये टेक्नोलॉजी रशिया ने दी थी मिसाइल बनाने के लिए, पार्टनरशिप हुई थी, एंड दिस वाज बिफोर दैट। ठीक है, अब ये ब्राह्मोस के बारे में थोड़ा सा, जैसे आप जानते हैं, तो ब्राह्मोस की जो रेंज है, उसका जो पेलोड है, जो उसमें बॉम्ब वगैरह रख सकते हो, वो 500 किलोग्राम का है, और उसकी जो रेंज है वो लेस देन 300 किलोमीटर है, एक्चुअली 290 किलोग्राम से। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम ने एक लिमिटेशन लगा रखी है कि हम अगर आप कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं या मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी पेलोड 500 किलोग्राम और उसकी रेंज 300 किलोमीटर से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, मिसाइल की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, उसकी जो रेजीम है उसको कंट्रोल करना, सो दैट प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना बने। हम आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं पर आप इसका मिसयूज ना करें आगे चल के, तो कुछ लिमिटेशंस लगा रखी है, कुछ फ्रेमवर्क बना रखा है, कोई रिजीम बना रखी है, तो दिस इज नोन एज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ठीक है, अब इंडिया भी इसका मेंबर है। चलो, ये तो हो गया आपका, ये वाली बात हो गई। अब नेचुरली आप सोचिए किसी कंट्री के अंदर मिसाइल गई 124 किलोमीटर लग जाती तो क्या होता, वो तो और खराब हो जाती बात। तो पाकिस्तान बोल रहा है, देखो ये नॉर्मल पेपर में नहीं आया, ये सिर्फ एडिटोरियल में छापा है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि देखो आप हमें जॉइंट प्रोब करना चाहिए इसके बारे में। दे आर डिमांडिंग कि जॉइंट प्रोब मतलब इंडिया और पाकिस्तान इसको खुद इन्वेस्टिगेट करे कि कैसे ये मिसाइल यहां पे आ गई, क्या ये टेक्निकल मैल फंक्शन था या किसी ने करा है ये। तो हम चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन प्रूव तो होना ही चाहिए कि ऐसे कैसे ये मिसाइल चली गई। अगर ये मिसाइल पाकिस्तान इसको फ्लेयर अप कर दे तो वैसे मुश्किल है, पर अगर उसको और बढ़ावा दे इसको मुश्किल हो जाती है। अब इंडिया बोलती है हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास स्ट्रैटेजिक वेपन्स है। अब मान लीजिए कल को ये मिसाइल टेस्ट करे थे और न्यूक्लियर वेपन किसी और कंट्री के उसमें चला जाए तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। राइट, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा अलाउड ही नहीं होना चाहिए। कैसे हो गया ये? इट मे अफेक्ट द स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, और ये अंडरमाइन करती है इंडिया की इमेज, जो इंडिया की ग्लोबल इमेज है ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। आप इमेजिन करिए, आपके पता ही नहीं चला, आपको मिसाइल इधर से उधर चली गई। ठीक है, तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है यहाँ पे, जिसको प्रूव करने की जरूरत है और ट्रांसपेरेंटली करने की जरूरत है। एक वर्ल्ड को एक अश्योरेंस देने की जरूरत है यहाँ पे। ओके, इसी से एक रिलेटेड इवेंट हुआ था जब ये सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 हुआ था, इंडिया ने किया था बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। उसके बाद पाकिस्तान के हमारे टेरिटरी में आ रहे थे फाइटर प्लेन्स अटैक करने के लिए। उस टाइम पे एक हेलीकॉप्टर उड़ा था और हमारी एक मिसाइल ने हिट किया था, बट दैट वाज एक्चुअली विलफुल अटैक। हमें पता नहीं चला था, वो हमें तो बस जो रडार पे बैठे हुए थे लोग जो नीचे बैठ के देख रहे थे, उनके लिए तो एक एयरक्राफ्ट घूम रहा था, पर उनको ये नहीं पता था कि फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है या एनिमी एयरक्राफ्ट है, और एनिमी के प्लेन आ रखे थे। तो उस टाइम पे ये हुआ था। ठीक है, तो उसका भी रेफरेंस दिया है, बट इतना जस्टिफाई नहीं करता है, इसके साथ जाता नहीं है एक्चुअली, बिकॉज ये तो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था। ये तो मान लिया उन्होंने फ्रेंडली फायर था, कुछ सिस्टम ऑन करना होता है उन्होंने किया नहीं था यहाँ पे। चलिए, अब पाकिस्तान अगर बोलता है कि हमें जॉइंट प्रोब चाहिए, पाकिस्तान भी इसमें प्रोब करेगा। इंडिया को तो प्रोब करना चाहिए, पर पाकिस्तान अगर प्रोब करता है तो ये तो अनवारंटेड है। अनवारंटेड इन द सेंस कि आप सोचिए, आपके पाकिस्तान के लोग आएंगे यहाँ पे, हो सकता है इंटेलिजेंस वाले हो, वो देखेंगे अच्छा ये मिसाइल ऐसे काम करती है, अच्छा ये टेक्नोलॉजिकल मैल फंक्शन के नाम पे सारा कुछ पेटेंट्स वगैरह निकाल लेंगे वो, एंड दे विल मेक देयर ओन मिसाइल्स एंड यूज इट अगेंस्ट इंडिया। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसी डिमांड तो लेजिटिमेट है ही नहीं। ठीक है, तो वही ये आर्टिकल बोल नहीं रहा, पर एक्चुअली मतलब इसका यही है। चलिए, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, सिटीजन्स रिलक्टेंस टू पे टैक्सेस। तो देखिए, कोई भी सिटीजन है, मर्जी तो होती नहीं है, जेब से पैसे कटते हैं, आपके सैलरी आती है मुश्किल से, उसको भी अच्छा 20% 25% अच्छा खासा पैसा जाता है, तो देयर इज अ रिलक्टेंस टू पे टैक्स। अब ये यूएस के अंदर एक रिसर्च थी
जिसका नाम है वेयर डू माई टैक्स डॉलर्स गो, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि कभी कभी आपने सुना भी होगा, यार हम टैक्स क्यों दें, हमारे पैसे का क्या हो रहा है, करप्शन, ये सब नेता नुता खा जाएंगे, करप्शन हो जाती है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है कि करप्शन हो जाएगा, कुछ बोलते हैं कि देखो हम इतना टैक्स दे रहे हैं और ये जो टैक्स ज़्यादातर जा रहा है दैट इज, अगर हमारी कंट्री के कंटेक्स्ट में देखें तो 6.5% ही है हमारी पॉपुलेशन। ये देखो ये यूएस का पेपर है पर हम इंडियन कंटेक्स्ट में लगाएंगे इसको, ठीक है। तो हमें फायदा होना चाहिए इसका, यूएस का हमें क्या करना। तो 6.25% एक्चुअली 6.25% जो टैक्स दे रही है, यूएस के अंदर 45% है, तो हमारा वैसे ही कम है। तो बर्डन जो है भाई, देश चलाने के लिए तो पैसे चाहिए और पैसे आपके टैक्स से ही आ रहे हैं, तो 6.5% दे रहे हैं। और अगर आप सोचो 45% टैक्स का पॉपुलेशन टैक्स भर रही है तो कितना फर्क पड़ेगा। मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, टैक्स तो सभी देते हैं, आप पार्ले जी खरीदो या पेट्रोल भरो, डीजल भरो, आपने टैक्स भरा है। आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। तो ऑब्वियसली बर्डन जो ये लोग भरेंगे, उसका अगर टैक्स पे ज्यादा होता, 45% होता तो कम होता, ये ज्यादा है यहाँ पे। तो इन पे तो अगर वैसे बोले कि आप गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, क्या आप हमको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आप हमको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, हम इतना ज्यादा टैक्स क्यों भरे। द बर्डन ऑफ टैक्स इन इंडियंस, हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो बोले 17% ही है हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो, और ओईसीडी कंट्रीज जो है, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका एवरेज 33% है। पर वो कंट्रीज जो हेल्थ केयर, जो वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं टू द सिटीजंस इज मच बेटर एज कंपेयर टू अस। आपको कुछ बीमारी हो जाए, कुछ कोई भी रीजन से हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, यू मे बी इनटू द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी, आपकी सारी सेविंग्स जा सकती है एक बार के अंदर। पर बाहर ये सपोर्ट है एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ विलिंगनेस टू पे टैक्स। इनफैक्ट ये तो बोल रहे हैं कि यूएस के अंदर भी देयर इज अ रिलक्टेंस टू पे टैक्स बिकॉज हमें पता नहीं कि बेनिफिट्स मिल रहे नहीं मिल रहे। सो दिस थ्योरी की एक सिटीजन देखता है कि क्या हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दिस इज नोन एज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ बेनिफिट बेस्ड टैक्सेशन, ठीक है। आप बेनिफिट्स देख रहे हैं कि आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको एंड रिजल्ट में क्या मिल रहा है उसका। अब इसी के कंटेक्स्ट में, यूएस के सिटीजन्स के कंटेक्स्ट में बोला है कि उन्होंने पाया कि अगर आप बोले हो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, गवर्नमेंट लेती है आपसे टैक्स फ्रॉम पीपल, ठीक है, अफ्लुएंट पीपल, थोड़े थिक पीपल। अच्छा, ये टैक्स को फिर वो गरीबों में बांट देती है, तो ये हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो कह रही है कि उनको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी नहीं चाहिए, वो बोल रहे हैं हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये उनका यहाँ पे प्रायोरिटी है, फोकस है। तो ये उन्होंने देखा कि अगर ऐसा उनको लगता है कि हमें हाँ सच्ची में बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वेलफेयर हो रहा है हमारा, तो वो दे आर विलिंग टू पे मनी। अब दूसरी चीज है यहाँ पे दैट जब उन्होंने देखा कि मोर स्पेंड हो रहा है रोड्स पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, तो उस टाइम पे देयर वाज अ विलिंगनेस टू पे टैक्सेस, तो उन्होंने वो देखा। तो इसके चलते व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू, द गवर्नमेंट शुड डू ऑन प्रोविजन फॉर, प्रोवाइड मोर प्रोविजन फॉर बेनिफिट्स एंड वेलफेयर टू द पीपल। एक तो वो कराना चाहिए, और सिटीजन्स को जागरूक कराने की जरूरत है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है सिटीजन्स के लिए। अब हम ये लर्निंग्स को इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। इंडियन कंटेक्स्ट में अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे इंडियन कंटेक्स्ट में हमारा जो टैक्स, आपको एक तो बता दिया कि 6.5% लोग टैक्स भर रहे हैं, मतलब हमारा जो टैक्स बेस है वो इतना वाइड है नहीं। हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, मतलब जीडीपी के अकॉर्डिंग्स में, अब पूरे पैन जीडीपी फिगर हम ले लेते हैं, तो दैट इज अराउंड 17%, और बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में 33.33% है, 1/3 है। तो हमें क्या करना चाहिए दैट जो टैक्स टू जीडीपी है जो बाकी कंट्रीज का कंपेरेबल हो, जो टैक्स बेस है वो बाकी कंट्रीज के कंपेरेबल हो, देयर इज अ विलिंगनेस टू पे टैक्स, कंप्लायंस, ठीक है। अब इससे एसोसिएटेड एक कॉन्सेप्ट है टैक्स बोयेंसी, ठीक है। तो टैक्स बोयेंसी का कॉन्सेप्ट है, बोयेंसी का क्या मतलब है, जैसे होता है ना बोयेंसी, अगर आप बाथरूम में जाए, अपने बाल्टी होती है, बाल्टी में मग्गे को डाले, वो बोयेंस है, बोयेंसी दिखा रहा है, मग वापस ऊपर आ जाएगा। तो वैसे ही जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रहा है तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़नी चाहिए, शुड फ्लोट,
ठीक है, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जैसे जीडीपी बढ़ा वैसे टैक्स बढ़ना चाहिए। सो इट्स बेसिकली एन इंडिकेटर कि कितना आपका नेशनल इनकम बढ़ रहा है, उतना क्या गवर्नमेंट टैक्स निकाल पा रही है, नहीं। ठीक है, सो दैट इज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो, एंड दिस इज नोन, आई मीन दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज टैक्स बुयंसी। और टैक्स बुयंसी के 3 एस्पेक्ट है। वन इज टैक्स बेस, अगर हमें टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना है, हमें टैक्स बेस वाइडन करने की जरूरत है। हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर इज नॉट पेइंग टैक्स, और एग्रीकल्चर में बोलो स्मॉल एंड मार्जिनल नहीं, पर एटलीस्ट बड़े फार्मर्स पे तो टैक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इससे जो बर्डन है ऑन 6.5% वो कम होगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द बर्डन इसमें भी सैलरी लोगों पे है जिनका इनकम इतना ज़्यादा नहीं है, तो उनको उससे बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। अच्छा, तो टैक्स बेस इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जो लोग टैक्स नहीं भर रहे उन पर टैक्स लागू करने की ज़रूरत है। हमें और ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, हमें और डिजिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है। आईटी करेंगे, कैशलेस जाएंगे, तब सब कुछ रिकॉर्ड में आएगा। ठीक है, उससे जो टैक्स अथॉरिटीज़ है वो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर पाएंगे। ओके, अब अथॉरिटीज़ की मैंने बात करी, तो फ्रेंडलीनेस ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेंडलीनेस ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे टैक्स बुयंसी के फैक्टर्स हैं। और अगर हम इन फैक्टर्स को एड्रेस कर लेते हैं तो नेचुरली जो आप टैक्स के गोल्स अचीव करना चाहते हो वो अपने आप ही हो जाएंगे। तो एक होता है कि कंप्लायंस कितना आसान है, कितना मुश्किल है, फाइलिंग वर्क वगैरह ये सब। दूसरी चीज है कि क्या हैरेसमेंट होता है कि आपको टैक्स के चक्कर में, तो अगर आपको हैरेसमेंट होता है आप बोलेंगे यार मेरे को चाहिए ही नहीं है, मैं डिक्लेयर ही नहीं करता, मेरे को यार इतना मुश्किल काम तामझाम है, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये है फ्रेंडलीनेस ऑफ टैक्स रेजिम। ओके, अगर आप हमारे कंट्री के हिसाब से भी देख लीजिए, अगर हम टैक्स टेररिज्म के एलिगेशंस पे रहती है कभी कभी, सो देयर इज लैक ऑफ विलिंगनेस ऑल्सो फॉरेन कंपनीज का वो इंडिया में आए, बिकॉज ये एक इशू है यहाँ पे। रादर ऐसा हो रहा है कि इंडियंस बोल रहे हैं हमें बाहर जाना है, बिकॉज बाहर बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं हमको, टैक्स रेट्स भी कम है। ठीक है, तो ये है, ब्रेन ड्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो उसको। देन रीजनेबलनेस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्स रेट्स, कितने रीजनेबल है, कितने सिंपल है। ठीक है, अब वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी इफेक्ट करते हैं एक्चुअली। अगर वो सिंपल होगा तो वो फ्रेंडली होगी उस एडमिनिस्ट्रेशन भी, उतने कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो अगर टैक्स रेट्स रीजनेबल है, अब क्योंकि यहाँ पे कम लोगों पे बर्डन पड़ रहा है तो नेचुरली टैक्स रेट बढ़ानी पड़ेगी। अगर ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे तो टैक्स रेट कम हो जाएगी सेम टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अगर कम लोग हैं तो आप ज्यादा टैक्स कलेक्ट करोगे। तो रीजनेबलनेस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्स रेट्स, हमें इन तीनों डायमेंशंस पे काम करने की जरूरत है, सो दैट वी कैन एड्रेस दिस फ्लॉ इन आवर इकोनॉमी, दैट इज अबाउट टैक्स टू जीडीपी एंड आपका जो लो टैक्स बेस है। ठीक है, मैंने आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए हैं और यही चीजें हैं, यही काम करना है। अगर आप इसको लिखोगे आपका आंसर अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे एक 250 वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा इसको। नेक्स्ट इज द जेनेटिक वेरिएंट्स कॉजिंग सिवियर कोविड-19। एक्चुअली कोविड-19 नहीं, कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी बीमारी हो जिससे आपको ह्यूमन बींग्स का जो जेनेटिक बिल्डअप है अलग अलग होने से उनको वो बीमारी अलग तरीके से प्रभावित करती है। ठीक है, तो एक इनिशिएटिव है नोन एज जीनो MICC। ठीक है, जीनोमिक। तो ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो काम कर रही है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स एंड न्यू ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन द स्टडी। क्या स्टडी कर रही है? पहली बात तो ये जीनोमिक है क्या? ठीक है, इसका फुल फॉर्म है जेनेटिक्स ऑफ मोर्टेलिटी इन क्रिटिकल केयर। ये स्टडी कर रहे हैं 2015 से ये चल रहा है और ये स्टडी कर रहे हैं कि जो इमर्जिंग इन्फेक्शंस है जैसे कि सार्स हो गया, MERS हो गया, कोविड-19 हो गया, फ्लू हो गया, सेप्सिस हो गया, ये कैसे, इसी को समझ लो पेशेंट है, ये कैसे एक व्यक्ति को अलग, एक ही बीमारी है पर वो अलग अलग क्यों अफेक्ट कर रही है, तो उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये जो जीन्स है, हर एक व्यक्ति के जीन्स थोड़े अलग होते हैं, थोड़े वेरिएंट्स होते हैं, उसमें वेरिएशंस होती है, तो उसकी वजह से वो व्यक्ति को अलग अलग प्रभावित करती है, तो उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस नॉलेज से नेचुरली अगर हमें पता लग जाता है जेनेटिक्स और बीमारी के रिलेशन के बारे में, हम बेटर ट्रीटमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं, हम बेटर ट्रीटमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं और ये काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं?
ये क्या कर रहे हैं कि जो लोग बहुत बुरी तरह से बीमार हुए, ठीक है, क्रिटिकल केयर में चले गए, आईसीयू में चले गए, उनका सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, उनको स्टडी कर रहे हैं, उनके जेनेटिक्स, और जिनको माइल्ड सिम्टम हुआ उनको स्टडी कर रहे हैं। तो उससे दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको ज़्यादा इफेक्ट हुआ, इनको कम हुआ, तो कौन से फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ, उनको उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू जीनोमिक, ये जीनोमिक है, ये ना तो गवर्नमेंट का है, ठीक है, ये किसी का भी नहीं है यहाँ पे, इट इज मतलब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन वगैरह किसी का नहीं है यहाँ पे, इट इज बेसिकली अ कंसोर्टियम लेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग इन पार्टनरशिप विद जीनोमिक्स इंग्लैंड, ठीक है। तो ये एजेंसी इसको कर रही है, तो इंग्लैंड स्पेसिफिक है ये, और इसकी जो स्टडी हो रही है इससे हमें एक प्रिसाइज मैप मिल जाता है, एंड इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग जेनेटिक वेरिएशंस लिंक्ड टू सिवियरिटी ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग कोविड-19। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास निकले हैं कुछ 16, आपको एक्चुअली याद करने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी 16 अलग अलग वेरिएंट्स है, न्यू जेनेटिक वेरिएंट्स, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर, और उसके अंदर वो जेनेटिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग, इन इम्यून रिस्पॉन्स टू द डिजीज, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है, एंड इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये फैक्टर है। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स के साथ बता रखा है, एक तो इंटरफेरेंस अल्फा 10, तो ये कोई जीन है जो इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड है। वो बोल रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स की वजह से, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से इंटरफेरॉन अल्फा 10 जो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है वो निकलता नहीं है, ठीक है। तो वो निकलेगा नहीं तो फिर ऑब्वियसली आपकी बॉडी बचाएगी नहीं आपको। लाइकवाइज इट इज टॉकिंग अबाउट ब्लड क्लॉटिंग नोन एज फैक्टर 8, ठीक है। वेरिएशंस in genes that control the levels of a central component of blood clotting, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके। अब हमें अगर ये पता लग जाए, अच्छा ये चीज की वजह से इंटरफेरॉन्स नहीं निकलती है, या इस चीज की वजह से ब्लड क्लॉटिंग अफेक्ट होती है, तो नेचुरली हम अपनी मेडिसिन या ड्रग्स उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, हम जेनेटिक फैक्टर्स को ओवरकम कर सकते हैं, एंड वी कैन रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ डिजीजेस, ठीक है। तो ये इसका काम है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि यहां बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी ये अकेली स्टडी नहीं है, और भी जगह पे हो रहा है। अब हमारी कंट्री में भी, ऑल्दो इट्स नॉट, वी आर नॉट डूइंग दिस, बट वी कैन यूज दिस, वी कैन बेसिकली हम जीनोम सीक्वेंसिंग पे बात करें, जिससे हमें पता लग रहा है कि कौन से वेरिएंट है कोविड-19 के, और एसेक्ट्रा, ठीक है। उसका नाम है INSACOG। तो ये एक कंसोर्टियम है ऑफ वेरियस लेबोरेटरीज, जो अच्छी वेल रेप्यूटेड लेबोरेटरीज है हमारी कंट्री के, उसकी एक कंसोर्टियम है, और ये जीनोम सीक्वेंसिंग को कर रहा है। अब यहाँ पे भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, ठीक है, और ये एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि वो ट्रीटमेंट, बीमारी और जीन्स के बीच में कोरिलेशन करे। अब जो हमें यहाँ पे डेटा मिला है कोविड-19 के चलते सेरो सर्वेस हुए हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं इन सच अ प्रोजेक्ट, सच अ इनिशिएटिव। एक और एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम क्या होता है? बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो जीन्स वगैरह होती है उसका सारा बिल्डअप, उसको जीनोम बोलते हैं। तो देयर इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पहले रीड था, मतलब पढ़ना जीनोम को, तो इंडिया उसका पार्ट नहीं बना था। अब है ह्यूमन जीनोम राइट प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट, WRITE। तो ये क्या करेंगे कि जीनोम को लिखने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीनोमिक्स वो इंप्रूव होती है, और इसका एक ऑफशूट हो सकता है इन डेवलपिंग ऑर्गन्स, बायोटेक्नोलॉजी, या डिजीज के रेफरेंस में डिजीज कंट्रोल, ठीक है, डिजीज मिटिगेशन, उस पर काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है। बाकी एक और एक चीज है, हम देयर वाज अ रीसेंट डेवलपमेंट जिसका नाम है CRISPR, CRISPR-Cas9। ये एक कैंची की तरह है जिसे हम जीन को बहुत प्रिसाइजली काट सकते हैं और दूसरे के साथ चिपका सकते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक बहुत अच्छा एक एडवांसमेंट हुआ है। तो
ये भी इसके साथ एसोसिएटेड है बिकॉज जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ कंसर्न्ड है। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट आई हैव इन टुडेज एनालिसिस। सो थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू Nimbus IAS with me, Shubhashish. Bye bye, take care, and all the best.